दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बैक टू बैक एक जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो है पेपर हल करा रहा हूँ। इसमें डीएमआरसी वाला जो पेपर है मैं आपका हल करा रहा हूँ वो 17 फरवरी का पेपर है। इससे पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ ये 5वें नंबर का चल रहा है। सब में 15-15 कराए हैं। टोटल 75 क्वेश्चन में हल करा रहा हूँ। जो आप देख रहे हो 15-15 इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे आपको सुविधा रह जाए और यहाँ अपलोडिंग में भी कोई असुविधा ना हो, समय पर आपको एवरीडे मिलते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। यहाँ पर में जो ट्रेड है आपकी, ये 17 फरवरी वाला पेपर है 2020 का। मेंटेनर पोस्ट इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, एक ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बात करते हैं अपन। यहाँ पर इस पेपर की तो पूरा यहाँ विस्तार से देखेंगे। इससे पहले मैंने 60 नंबर तक का क्वेश्चन हल करा दिया है। अपन चलते हैं आज 61 से। तो लीजिए, ये रहा आपका 61 नंबर का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये 61 नंबर का क्वेश्चन है। इस पर बात करते हैं। तो संधारित्र प्रवर्तित प्रेरण प्रेरण चालित मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन है ना, रन मोटर। यहाँ पर बात कर रहे हैं मैं प्रतिरोध प्रवर्ती मोटर मतलब रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की तुलना में बल आघूर्ण होता है। मतलब टॉर्क जो होता है उसकी तुलना में क्या होता है, तो उच्च होता है। इसकी तुलना में क्या होता है, यहाँ रेजिस्टेंस की तुलना में जो है यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, अर्थात दो कैपेसिटर जब इसमें प्रयोग किए गए, एक स्टार्ट करने के लिए एक रन करने के लिए, तो उसका जो यहाँ पर टॉर्क होगा, क्या होगा, टॉर्क मतलब बलागुण, वो ऊंची होगा। क्या होगा, तो उच्च होगा। तो उच्च को अपन उत्कृष्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उत्कृष्ट बोल सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हुए। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से बात कर रहा था। तो ये उत्कृष्ट होता है। क्या होता है, उत्कृष्ट, जिसका जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको, अब एक बात और बताना चाहता हूँ इसमें ही मैं आपको। कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर है, ये यहाँ पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रारंभिक जो टॉर्क है, प्रारंभिक जिस टॉर्क की मैं बात करता हूँ, बलागुण की बात करता हूँ, तो प्रारंभिक टॉर्क जो होता है वो रनिंग टॉर्क से, किससे, रनिंग टॉर्क से, रनिंग बलागुण से, रनिंग टॉर्क की बात करते हैं। तो रनिंग टॉर्क से जो है वो यहाँ पर 3 गुना अधिक होता है, 3 गुना अधिक होता है। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखना ना कि जो ये यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन जो मोटर है, इसका प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क की अपेक्षा, मतलब चलित टॉर्क की अपेक्षा जो होता है वो क्या होता है, 3 गुना अधिक होता है, 3 गुना अधिक होता है। ये बात आपको क्लियर रखना। और एक और जानते हो आप, यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की। तो इस रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर का अगर जिक्र करें तो रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर एक्चुअल में होती क्या है। इस मोटर को अपन जो है ना, यहाँ याद सुना हो तो एक नाम है, याद हो तो स्प्लिट, क्या होता, इससे स्प्लिट, स्प्लिट फेज, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो होती है, यहाँ वही पर वही बात कर रहे हैं, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, इसका अपन जिक्र कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो अपन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह से क्या कंडीशन होगी। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का अपन यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसी क्रम में अपन बात करते हैं। तो आंसर उत्कृष्ट हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें अपन बात कर रहे हैं, तो ये लीजिएगा सबसे नंबर 62 नंबर पर क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज से, स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज से कम नहीं करता। किस चीज़ को कम नहीं करता है, ये बात आप बना। तो डायरेक्ट यहाँ पर कौन सा स्टार्टर है जो स्टार्टिंग के समय वोल्टेज को क्या नहीं करता है, कम नहीं करता। तो वोल्टेज को कम नहीं करने वाला स्टार्टर कौन सा होता है, ड्यूल स्टार्टर। ड्यूल स्टार्टर का मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टार्टर, है ना। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को ड्यूल स्टार्टर कहते हैं। ड्यूल स्टार्टर को बोलते हैं पुश बटन। क्या बोलते हैं,
इसको पुश बटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुश बटन, जिसमें ऑन लिखा रहता है, ऑफ लिखा रहता है, ये दो चीज़ें लिखी रहती है। ऐसा बटन होता है, इसमें एक वाला बटन, दूसरा बटन एक ऑन का होता है तो एक ऑफ का होता है। तो यहाँ पर ये ड्यूल स्टार्टर होता है जिसका जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग वोल्टेज को क्या क्या नहीं कर सकते, इसमें यहाँ पर इसको कम नहीं किया जा सकता है। तो ड्यूल स्टार्टर में स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। और इसकी बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ इस स्टार्टर के जो मुख्य रूप से भाग है, इसमें एक तो यहाँ पर बात करते हैं, इसी में अगर बात करते हैं तो एक तो एनवीसी होती है। क्या होती है? एनवीसी नो ओल्ड कोयल। क्या होती है? एक ओएलसी होती है, ओवरलोड कोयल। क्या होती है? ये ओवरलोड पर कार्य करती है, नो ओल्ड पर कार्य करती है। एक रिमोट कंट्रोल परिपथ होता है। क्या होता है? रिमोट कंट्रोल परिपथ है ना, रिमोट कंट्रोल परिपथ होता है जी, जो इंफ्रारेड के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? इंफ्रारेड के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा बात। और यहाँ पर यही बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर या इचिंग एक या फिर जोजिंग परिपथ भी होता है, जो यहाँ पर इचिंग या फिर जोजिंग भी बोलते हैं इसको, जोगिंग, इचिंग या जोगिंग परिपथ भी इसमें होता है अगर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि ये वोल्टेज को कम नहीं करने का कारण क्या है, तो आपको ये भी याद रखना कि इस स्टार्ट में लाइन वोल्टेज को, लाइन जो वोल्टेज रहता वो कम नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज कम नहीं होता है। तो ये ड्यूली स्टार्टर एकमात्र जो लाइन वोल्टेज को कम नहीं कर सकते इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर 63 नंबर का। 63 नंबर का क्वेश्चन यूँ कहता है कि एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है उसमें निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन आपका। सबसे पहले हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, देखिएगा। हाइग्रोमीटर का नाम तो सुना होगा ना। तो ये नमी जब वर्ड आता है उसके लिए आता, आर्द्रता के लिए भी इसके लिए हाइग्रो का वर्ड आता। तो हाइग्रो जहाँ पर भी वर्ड आया है तो सीधी सीधी नमी या आर्द्रता से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ ह्यूमिडिटी का मतलब होता है ये दोनों से। अब इसमें देखना इससे संबंधित कि एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ निम्न में से किसको इंगित करता है और कौन सा गुण इसमें मौजूद होता है। तो हवा या मिट्टी को नमी शोषित नहीं करता है। तो ये किसको नहीं करता? हवा या फिर मिट्टी से जो नमी है, नमी को शोषित अवशोषण नहीं करता है। ये कार्य कौन करता है? यहाँ पर ये करता है। तो ये एक विद्युत रोधन मतलब कुचालक पदार्थ में ये गुण होता है कि हवा और नमी को क्या नहीं करता? विद्युत अवशोषण नहीं करता। बाकी तो जो सारे के सारे इसका जो है ना, ये अज्वलनशील होता है, बिल्कुल होता है ना। इसका विद्युत रोधन प्रतिरोध उच्च होता है, कुचालक का उच्च हो गया होगा, अम्ल एवं क्षार से प्रभावित नहीं होता, तो नहीं होता, बिल्कुल ये सही है। ये सारे के सारे गुण तो सही है। तो इनमें कौन सा गुण यहाँ पर निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है? तो गैर हाइग्रो है। तो यहाँ पर इसलिए जो है मैंने बोल ही दिया था कि यहाँ नमी वर्ड आएगा, तो परिणाम स्वरूप क्या आ गया यहाँ पर, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे अगर बात करते हैं तो इसी क्रम में अपन यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 64 नंबर का। 64 नंबर का क्वेश्चन पर अपन क्लिक करते हैं तो ये रहा। लकड़ी के सामानों, किसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर? लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है। लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? अब कोई भी सामान हो, अगर छिद्र बनाना है तो यहाँ ड्रिल का ही तो प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ड्रिल मैट बोल सकते हैं या फिर ड्रिल बोल सकते हैं या बर्मा बोल सकते हैं। तो ये होती है, ये जिसे ग्रिल मैट भी कहते हैं या ड्रिल कहते हैं या बर्मा कहते हैं, इसको ड्रिल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ड्रिल। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बात समझ सकते हो। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, किसी भी जॉब पर छेद करने के लिए या लकड़ी का हो, किसी पर भी छेद करना है और गोल करना है तो ड्रिल या बर्मा का ही प्रयोग किया जाता है, जिसे है ना गिल्लेमेट कहते हैं। क्या कहते हैं?
गिलमेट। अच्छा, यहाँ पर ये बात रखना, तो ये छेद कर दिया, तो छेद करने का कार्य इसने कर दिया, किसने? ड्रिल ने। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हो कि सेंटर पंच का क्या कार्य हो। अब सेंटर पंच का कार्य होता है कोई भी जॉब है उस पर अपन को, मान लीजिए दीवार पर छेद करना या कोई भी जॉब पर, उस पर अपन को पहले क्या करना? छेद करना ड्रिल से। तो उससे पहले निशान लगाने के लिए, गहरा निशान लगाने के लिए इसका कोण 90 डिग्री का होता है। इसका सेंटर पंच का, हाँ, इसका जो कोण होता है ना 90 डिग्री का होता है, ऐसा बना रहता है, छोटा होता है ऐसा, ऐसे बना रहता है। इसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो जो आप देख रहे हो, तो यहाँ आप क्लियर कर सकते हो, जिसको ड्रिल कहते हैं यहाँ पर। अब आप समझते हो सूजा, सूजा तो नाम सुना होगा आपने, इसको ही तो अपन यहाँ पर पोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोकर ना। पोकर का नाम सुना होगा, ब्राइडल भी बोलते हैं इसको, ब्राइडल, ठीक है, ब्राइडल भी इसी को कहते हैं। सूजा हो, पोकर हो, ब्राइडल हो, ये इसी के ही नाम है। अतः आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसका उपयोग अपन लकड़ी की जब फिटिंग करते हैं, लकड़ी की जब फिटिंग करते हैं यहाँ पर, तो लकड़ी की फिटिंग में जब यूज करते हैं ब्राइडल सूजा यहाँ पर, तो इस सूजे का उपयोग करते हैं। उस पर क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, पेच जो होता है, पेच को बिठाने के लिए, उसके लिए बिठाने के लिए थोड़ा सा छोटा सा खांचा किया जाता है। क्या किया जाता? खांचा किया जाता है। तो ये चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो खांचा किया जाता है, तो यहाँ पर पेच को बिठाने के लिए थोड़ा सा खांचा किया जाता है। ये आपका पोखर, सूजा या फिर ब्राइडल यहाँ पर फिर ये कहलाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो एक और बच गया जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, रोल रोल प्लग प्लग टूल एवं बिट। रोल प्लग टूल और बिट का जो है यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। ये पत्थर की दीवार में छेद करने के लिए आता है। कोई भी पत्थर की दीवार है और उसमें छेद करना है, तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? ना, रोल प्लग टूल एवं बिट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सबके बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपकी स्क्रीन पर 65 नंबर का। वर्ग शक्ति प्रवर्धक पावर एम्पलीफायर को इस प्रकार से अभिनत किया जाता है कि इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रवाहित हो। पूरे जो है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इस प्रकार से इस वर्ग की बात है। कौन सा वर्ग है? उसमें वर्ग का नाम पूछ रहा है, ए बी, है ना, यहाँ पर ए बी सी या फिर यहाँ पर जो है ए बी। तो कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें क्या होता है, आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रवाहित होती हो, तो वो बताना है आपको। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको क्लियर करनी है, तो कौन से चक्र के दौरान यहाँ पर ये होती है। तो इसको देखिएगा, सबसे पहले आपको आंसर क्लिक करना ए नंबर का। तो ए नंबर का जो वर्ग है, कौन से नंबर का? ए नंबर का वर्ग, ए वर्ग का शक्ति एम्पलीफायर है। वो यहाँ पर क्या करता है कि आउटपुट जो है धारा, वो इनपुट पूरे के पूरे सर्किल के दौरान वो क्या होती है, उसमें प्रवाहित होती रहती है। ये याद रखना। ये तो बात थी ए की। अगर यही चीज़ आपसे बी के लिए पूछा जाए तो क्या होगा? अगर यहाँ पर बी के लिए पूछ ली जाए कि बी में क्या होता है, तो बी वर्ग के एम्पलीफायर के लिए आउटपुट धारा, कौन सी बात करते हैं? आउटपुट धारा। अगर बात करते हैं तो ये आउटपुट जो धारा है वो इनपुट चक्र के आधे चक्र में, यहाँ पर जो पूरा चक्र है उसकी जगह यहाँ क्या आ जाएगा, आधे चक्र में पूरी होती है। तो ये बी वर्ग के लिए आ गया, ठीक है। यही बात अगर आपसे सी वर्ग के लिए पूछ ली जाए तो सी वर्ग के लिए क्या आएगा, तो यहाँ सी वर्ग देता हो, तो सी वर्ग के लिए, इस सी वर्ग के एम्पलीफायर में क्या होता है कि यहाँ पर इनपुट सिग्नल में आधे चक्र के दौरान प्रवाहित होती है। तो इनपुट सिग्नल में आधे चक्र के दौरान क्या होती है, प्रवाहित होती है सी वर्ग में, इनपुट सिग्नल के दौरान, ठीक है। यहाँ पर इनपुट सिग्नल में आधे चक्र, कौन से के दौरान? आधे के दौरान ही इसमें होती है, और यहाँ पर भी आधे के दौरान ही होती है। परंतु ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ और आती है जो कि आपको ए और बी दिख रहा है, ए बी एम्पलीफायर में, इसमें इनपुट सिग्नल आधे से अधिक, किससे? आधे से अधिक। ध्यान रखना, इनपुट सिग्नल आधे से ध्यान रखना, यहाँ जो सिग्नल है इसमें इनपुट सिग्नल आधे से अधिक परंतु पूरे से कम
के लिए होता है, पूरे से कम के लिए प्रभावित होता है, और यहाँ के लिए होता है। जिससे बात करते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं तो कलेक्टर धारा प्रभावित होती है। एक तरह से क्या होती है, कलेक्टर मतलब सी, कलेक्टर संग्राहक धारा प्रभावित होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना जिसका मैं जिक्र बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये रहा 66 में अगर बात करते हैं, इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में बनी होती हैं या उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपकट रेती बिल्कुल सही है, राष्ट्रपकट रेती इस टाइप की होती है। एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ, यूँ ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में इस टाइप से होती है, इस पर इस टाइप के दांते कटे रहते हैं। तो ये अर्धगोलाकार बनी रहती है, जो कार्य के लिए ज़्यादा खुरदने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कवर्ड नहीं होती है, डबल कट भी नहीं होती, क्योंकि कवर्ड में ये बास्टर्ड भी नहीं होती है। बास्टर्ड तो यहाँ पर के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये आपके होती नहीं। एक्चुअल में क्या है, या तो आपने देखा हो तो वो पंचर सुधारना वाला था ना, यहाँ पर पंचर सुधारना वाला हो, या फिर अपन को कुछ घिसना हो तो ये एमरी पेपर जैसा देखा हो, इस टाइप की जगह जहाँ पर एमरी पेपर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये चीज़ है, परंतु यहाँ ध्यान रहना है कि ये राष्ट्रपकट है, कौन सी रहती है, राष्ट्रपकट फाइल क्या, तो अर्धगोलाकार में बनी होती है। किस आकार में बनती है ना, यहाँ पर देखिएगा। और ये बात तो आप जानते हो, खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़ करके पूर्ण रूप से हटाया जा सकता है। इसके द्वारा कोई भी खुरदरी सतह है और उसको रगड़ करके आराम से फिनिशिंग दी जा सकती है। ठीक है, ये परीक्षण किया जा सकता है। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 67 की बात करते हैं। तो 67 में क्या है क्वेश्चन कि जब त्रिफेज भार पर फेज अनुक्रम उलट दिया जाता है तो क्या हुआ, मतलब फेज को उल्टा कर दिया जाए, क्या कर जाए, त्रिफेज जब लोड है ना, तो उसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ध्यान रखना, फेज शक्ति बदल जाएगी, नहीं ये नहीं बदलेगी, फेज धारा बदल जाएगी, ये भी नहीं बदलेगी, कुल है ना विद्युत व्यय में परिवर्तन होता है, नहीं ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर फेज धाराओं के कला कोण में परिवर्तन होगा, लेकिन परिमाण नहीं बदलेगा। बिल्कुल फेज धाराओं का जो कला कोण है, जो फेज अपना बना हुआ, उसका जो एंगल है, क्या है, उसका जो एंगल है उसमें तो बदलाव आएगा, परंतु परिणाम में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, 68 का क्वेश्चन है कि कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में कौन सा नियम ऐसा कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। तो किरचॉफ का जो नियम है, क्या है, किरचॉफ का जो नियम है वो दूसरा नियम क्या कहता है, आपको याद होगा, किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में आरोपित वोल्टेज उसके वोल्टेज ड्रॉप के है ना यहाँ पर बराबर होता है। तो ये टर्मिनलों के ये वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। ये किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, इसको किरचॉफ का जो है ना, KV है ना, किरचॉफ एक तो करंट लॉ होता है, ये करंट वोल्टेज रूल होता है KVL। तो यहाँ पर बोलते हैं किरचॉफ है ना वोल्टेज रूल्स या KVL। ठीक है, तो यहाँ पर रूल्स का मतलब नियम KVL। तो यहाँ पर याद रखना, तो किरचॉफ में यही चीज़ है। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि इसकी अगर बात करता हूँ तो आपको ये बात रखनी है कि ये है क्या चीज़ है, इसको स्पष्ट करो। तो स्पष्ट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि दूसरा नियम क्या होता है। तो ये होता है सिग्मा E है ना, आरोपित वोल्टेज सिग्मा E बराबर क्या होता है, सिग्मा IR है ना, ये होता है वोल्टेज ड्रॉप, ये होता है आरोपित वोल्टेज, और ये दोनों का योग क्या होता है, बराबर होगा, अर्थात इनका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य प्राप्त होता है। ये था किरचॉफ का दूसरा नियम है ना। नंबर बात आती है तो लेंज का नियम क्या कहता है ना, जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का ही अगर विरोध करे, क्या करे, जिसके कारण उत्पन्न हुआ और उसी का विरोध करे तो वही लेंज का नियम कहलाता है। और इसी को ही लेंज का नियम कहते हैं कि जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है और उसी का ही विरोध कर रहा है, उसको लेंज का नियम कहते हैं। तो ये होता है आपका लेंज का नियम। E बराबर N माइनस के लिखते हैं ऋणात्मक के लिए है ना, डेल फाई फ्लक्स में परिवर्तन, डेल है ना T समय में परिवर्तन।
तो ये चीज़ आपका ये लेंज का नियम का कहलाता है। तो यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन, या एन मतलब ऋणात्मक है जो कि आपको घोषित कर रहा नंबर ऑफ, तो यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन और समय में परिवर्तन हो गया। ये आपका कौन सा था, लेंज का नियम। अब आपको तो यहाँ पर ओम का नियम क्या होता है कि किसी भी बंद परिपथ में आरोपित वोल्टेज नहीं, ओम का नियम क्या होता है कि कोई भी बंद परिपथ में जब विद्युत धारा देते हैं प्रवाहित की जाती है तो उस पर जो है यहाँ पर क्या होता है, V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिएगा, है ना। तो यहाँ आपको देखना ओम का नियम क्या करता कहलाता है कि किसी भी बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न प्रतिरोध को उत्पन्न वोल्टेज, विद्युत धारा के प्रतिरोध को उत्पन्न वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, धारा यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा अनुक्रमानुपाती होता। यहाँ पर देखिएगा बात करते हैं तो ये V बराबर क्या होगा, IR होगा, अर्थात यूँ कहलाता V समानुपाती I होता। तो दोनों के दोनों क्या होता, यहाँ पर बराबर होगा, क्या होगा, V आरोपित वोल्टेज और धारा जो क्या हो जाती, यहाँ पर दोनों के दोनों बराबर होते हैं, उत्पन्न वोल्टेज और धारा क्या हो जाएगी, बराबर। तो इससे आता है V बराबर क्या आता, IR, और ये ओम ने दिया था, किसने दिया था, ओम ने। तो यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं यहाँ पर जूल का नियम। क्या बोलते हैं, जूल का नियम क्या होता है, H बराबर क्या, जूल का नियम क्या होता है, H बराबर I² RT। इसी को ही तो अपन क्या नाम से ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, इसी को ही थर्मोनिक प्रभाव कहते हैं, थर्मोनिक प्रभाव यही होता है, ठीक है ना, और ऊष्मीय प्रभाव भी ये होता है, और जूल का नियम भी इसे को कहते हैं, है ना, और ऊष्मक प्रभाव भी कैसे कहते हैं, थर्मल प्रभाव भी इसे कहते हैं। ये सारे के सारे इसी के ही रूप है जो कि मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा 69 क्वेश्चन। एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। सक्रिय सामग्री का मतलब यहाँ आपको ये पूछा गया कि लेड एसिड सेल में नेगेटिव प्लेट जो है किससे बनी होती है, नेगेटिव प्लेट का नाम पूछा गया बस। ऋणात्मक प्लेट किससे बनी होती है, तो वो स्पंजी लेड से बनी होती है जो कि Pb होता है। जबकि बात करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की अगर बात करते हैं तो PbO2 लेड पर ऑक्साइड की बनी होती है, किसकी बनी होती है, लेड पर ऑक्साइड की बनी होती है जो कि PbO2 कहलाता है, ये याद रखना। पॉजिटिव कौन सी वाली, पॉजिटिव PbO2, पॉजिटिव ये प्लस PbO2, ओनली Pb ही बात करते हैं, स्पंजी लेड आ जाएगा, तो ये आपके नेगेटिव वाले आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, ऋणात्मक, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ओके डन, क्लियर हो गया होगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, आगे देखेंगे इसी क्रम में अपन बात करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 70। एक लघुपतित संधारित्र एक शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर का वोल्टेज होता है। अब देखिएगा कोई भी कंडीशन हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट में धारा का मान, ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, अनंत। अब यहाँ पर पूछा गया वोल्टेज होगा और प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ धारा तो क्या होगी, यहाँ पर वोल्टेज का मान, वोल्टेज और धारा बात है कि दोनों ही जाएगी साथ में, तो वोल्टेज का मान क्या होगा, यहाँ लघुपतन हो गया, क्या हो गया, लघुपतन मतलब शॉर्ट हो गया, क्या हो गया। तो यहाँ पर बात समझिएगा, कोशिश कीजिएगा बात को समझने की। तो वोल्टेज का मान होगा, धारा का मान तो क्या होगा, अनंत, लेकिन वोल्टेज का मान क्या होगा, यहाँ पर जब धारा अनंत होगी तो वोल्टेज क्या होगा, शून्य होगा, है ना, V, है ना, यहाँ दोनों ही क्या होता है, विलोम होता है, क्या होता है, ये V और क्या होता है, I एक दूसरे की क्या होता है, V I एक दूसरे क्या होते हैं, विलोम होते हैं। अतः यहाँ पर दो वोल्टेज का मान क्या होगा, शून्य, परंतु अगर धारा का मान पूछता तो क्या बताते, अनंत। शॉर्ट सर्किट में धारा का मान अनंत, है ना, वोल्टेज क्या होगा, अनंत, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, शून्य, लेकिन R क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध भी आपको बताना है, यहाँ पर शून्य। तो प्रतिरोध और वोल्टेज का मान शून्य है और धारा अनंत होगी, क्योंकि धारा और वोल्टेज भी एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसलिए याद रखना, क्वेश्चन जो है आपको देखने में इजी लग रहा था, ये लघुपतित शॉर्ट सर्किट है। अगर शॉर्ट सर्किट की जगह अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट में देख करके वो जो है आपको यहाँ अगला क्वेश्चन यूँ देता है कि शॉर्ट सर्किट की जगह देता वो ओपन सर्किट। तो ओपन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर धारा का मान क्या आ जाता है, उसमें I का मान जो है वो हो जाता है यहाँ ओपन में शून्य, और धारा का मान क्या हो जाता है यहाँ पर वो R का मान क्या हो जाता है, अनंत, क्या हो जाता, अनंत। ये अनंत का सिंबल है, याद रखना। तो ये ओपन की अलग स्थिति, लेकिन इसकी स्थिति के अनुसार ये बिल्कुल सही है और सटीक है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर। तो यही चीज़ है ना, लघुपतित में यहाँ पर क्या होगा, धारा का शून्य क्या होगा,
शून्य होगा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ये रहा आपके सामने 71 नंबर का क्वेश्चन। अंतिम दौर की ओर चलते हुए 71 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 पोल 1800 आरपीएम एक अल्टरनेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो आपको तो ये याद होना चाहिए, एफ फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी थी PN/120। अगर ये फॉर्मूला याद है तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होगी, यही डाल देना है एफ की जगह, तो एफ पे आ जाएगा। आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ देखना है कि एफ की जगह क्या आ गया, एफ। ठीक है, अब यहाँ पर पोलों की संख्या तो पी एन मतलब पोलों की संख्या, तो 4 × 1800/120 है ना, 120। अब इसको काट दो तो डायरेक्ट जो है आपके 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। सही 60 हर्ट्ज दे रखा है इसमें, ये दे रखा, बिल्कुल आंसर सही है आपका, ये 60 हर्ट्ज बिल्कुल सही। इस आधार पर ये अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी वाला आंसर आपको मिल गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा 72 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसके उत्पादन के लिए एल का मतलब होता है, एल का मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर, ओसिलेटर मतलब 2 लित्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो किसके लिए 2 लित्र का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर जो है नहीं प्रयोग होता, तो किस में नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ। अत्यंत निम्न आवृत्ति के लिए ऑसिलेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। अत्यंत उच्च के लिए ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं। उच्च आवृत्ति के लिए करते हैं। रेडियो आवृत्ति भी उच्च होती है। तो इन तीनों के लिए जो जहाँ पर भी हाई फ्रीक्वेंसी प्राप्त करना हो और विभिन्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी प्राप्त करना हो, तो उसके लिए इन सभी का करते हैं। तो उच्च, अत्यंत उच्च और रेडियो फ्रीक्वेंसी उच्च होती है, तो निम्न आवृत्ति के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और ऑसिलेटर अगर फ्रीक्वेंसी आपको निकालने का फॉर्मूला पूछ लेता तो आपको यही बताना था कि 1/2 पाई है ना, यहाँ पर ये एल का मतलब इंडक्टर और सी का मतलब कैपेसिटर, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर निम्न में से कौन सा निर्माता के लिए BSI है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो क्या लाभ हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जोखिमों के प्रति सुरक्षा का आश्वासन रखेगा। ये नहीं, बाज़ारों में उत्पादों की बेहतर छवि, ये बिल्कुल सही है। बाज़ारों में जो उत्पाद है उनकी बेहतर छवि प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर BSI का लाभ है। BSI मतलब भारत के द्वारा जो संचालित है, और अच्छी कोई भी उत्पाद जाए तो BSI उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई ये सही है, इसलिए कोई भी दिक्कत उसकी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने 74 है ना। यहाँ पर बात करते हैं कवचन। 74 पर बात करते हैं तो कवचन किसकी बात करते हैं, कवचन आर्मिंग। तो आर्मिंग के ऊपर का भाग होता है, कवचन का मतलब आर्मिंग के ऊपर का भाग होता है बेंडिंग होता है दोस्तों। क्या होता है, बेंडिंग जो होता है, ये बेंडिंग जो होता है वो आर्मिंग के यहाँ पर बात करते हैं। तो कवचन के ऊपर का भाग होता है। पहली बात तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि कवचन किसे कहते हैं और ये कौन सा होता है, किस तरह से क्या कंडीशन आती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आर्म रिंग पहले क्या होती है ये बात क्लियर करना। तो आर्म रिंग का मतलब होता है, कवचन का मतलब होता है, ये गैल्वेनाइज का नाम सुना होगा है ना, गैल्वेनाइज है ना, जीआई तार पर गैल्वेनाइज की परत चढ़ाई जाती है। जीआई की गैल्वेनाइज स्टील तार होता है, स्टील तार है ना, पर जो कवच होता है वो जो कंडीशन का, जो कि केबल के यांत्रिक गुणों को, दबाव को आदि को सुरक्षित रखता है। और ये जो होता है ये सुरक्षित रखने के लिए, और ये कवच जो बेंडिंग उसके ऊपर चढ़ाया जाता है वो बेंडिंग कहलाता है। तो बेंडिंग एक धात्विक कवच होता है जो ऊपर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जीआई पाइप तार होता है, जीआई तार होता है, कौन सा तार, जीआई तार होता है। जीआई तार के ऊपर जो है यहाँ पर जो है बेंडिंग चढ़ाया जाता है, एक धात्विक तार होता है जो उसको सुरक्षित रखता है ना। और यांत्रिक चोटों से या दबाव से उससे बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यांत्रिक चोटों या दबाव से यहाँ पर बचाने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो 75 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का प्रयोग करते हैं।
तो ज़्यादातर फेरुल कॉन्टैक्ट कॉटेज फूल का प्रयोग किया जाता है। HRC तो हाई रप्चरिंग होता है। हाई रप्चरिंग क्या, तो हाई रप्चरिंग का तो उच्च क्षमता के लिए करते हैं। वे यहाँ पर क्या रिवाइडेज फ्यूज का प्रयोग करते ही नहीं इसमें। और यहाँ पर बात करते हैं तो वेद इलेक्ट्रिकल यहाँ पर देखिए डाइज स्क्रू टाइप कॉटेज फ्यूज इसका भी नहीं करते। तो फेरुल वाले का सबसे उपयुक्त आंसर है। अधिक क्षमता के लिए HRC आ जाता है, आपको जानते हो हाई रप्चरिंग वाला। तो यहाँ पर फेरुल कॉन्टैक्ट कार्टेज फ्यूज का ही प्रयोग किया जाता है, जो बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसका वीडियो का लाभ जो भी DRDO है, भेल है, सेल है, या यूपी में जो उत्पादन वाली भर्ती आई हुई है अभी वो है, यहाँ पर बात करते हैं तो इन सभी के लिए जो भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आती है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को लाइक करो और सब्सक्राइब करने के लिए कहो, जिससे कि आपको इसका फ़ायदा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। उम्मीद है ये काम आप जरूर करोगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम।